हेलो हेलो रचना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? आवाज़ वगैरह आ रही है सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सभी कुछ आ रहा आवाज़ वगैरह? चलो, आज हम लोग जम्मू कश्मीर जो क्लास कल से स्टार्ट किए थे, एक एक घंटा करके, 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। ठीक है ना? आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए, कल हम लोगों ने देखा था कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बने। 565 देशी रियासतें थीं। उन रियासतों का विलय या तो पाकिस्तान में होना था या तो भारत में होना था, लेकिन अगर वो चाहें तो स्वतंत्र राज्य के रूप में भी कार्य कर सकते थे। इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण जम्मू कश्मीर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान पर विलय इसलिए नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और हिंदू शासक को स्वीकार नहीं करेगा। भारत पर विलय करने से इसलिए हिचकिचाते थे कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके की सरकार है, भारत में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी होने का राजशाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए वो स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने कहीं भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, कहीं भी अपने राज्य का विलय नहीं किया। लेकिन क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन द्विराष्ट्र के सिद्धांत के तहत हुआ था, और आप लोगों ने कल पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर की लगभग 70% पॉपुलेशन यानी आबादी मुस्लिम था, जबकि वहां का शासक हिंदू था। इसलिए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का विश्वास था कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत पाकिस्तान में होगा, जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ऐसा किया नहीं। तो फिर पाकिस्तान का जो एरिया है वहां भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। मुसलमानों में भी, मुस्लिम समुदाय में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, और वहां के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है जिसे काबिलियाई सेना कहते हैं, लगभग 10,000 काबिलियाई सेना जो कि पाकिस्तान सेना के समर्थन से जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। ध्यान रखिएगा, काबिलियाई जो सेना है वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और उन लोगों ने पाकिस्तान सेना के समर्थन से जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। कंफर्म हुआ, अटैक शुरू उन्होंने कर दिया, अपनी ओर से शुरू कर दिया। और ये काबिलियाई सेना 20 अक्टूबर 1947 को यह सेना मुजफ्फराबाद पहुंच गई। कहां पहुंच गई? मुजफ्फराबाद। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब मैं मुजफ्फराबाद की बात कर रहा हूं तो इन प्रेजेंट टाइम ये मुजफ्फराबाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी वो भी मुजफ्फराबाद ही है। 20 अक्टूबर 1947 को एक काबिलियाई जो सेना थी ये कहां पहुंच गई? मुजफ्फराबाद में। 23 अक्टूबर को 23 अक्टूबर को यह सेना 23 अक्टूबर को यह सेना उरी पहुंच गई। 23 अक्टूबर को काबिलियाई सेना उरी सेक्टर पर उरी पहुंच गई। उसके बाद 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को यह सेना बारामूला पहुंच गई। बारामूला, और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बारामूला से श्रीनगर लगभग 25 से 50 किलोमीटर के आसपास है। ये बारामूला तक पहुंच गई 25 अक्टूबर को। कंफर्म हुआ
तो जम्मू कश्मीर की सेना का ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। तो बारामूला और श्रीनगर के बीच जोड़ने के लिए एकमात्र व्यवस्थाधन है पुल। बारामूला से श्रीनगर आना होगा, एकमात्र साधन है पुल है। तो जो जम्मू कश्मीर सेना के ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उन्होंने उस पुल को ध्वस्त कर दिया। अगर वो पुल को ध्वस्त नहीं करते तो ये काबिलियाई सेना श्रीनगर पहुंच जाती, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो पुल नष्ट कर दिया। तो एक दो दिन का काबिलियाई सेना के पास रास्ता नहीं था जाने का, तो गैप मिल गया। लेकिन दुखद समाचार यह था कि इसी जो पुल को ध्वस्त करने के क्रम में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद भी हो गए। तो 25 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जम्मू रवाना हो गए। श्रीनगर से छोड़ करके वो जम्मू चले गए। और उस समय उनके यहां का प्राइम मिनिस्टर जो थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं, उनका नाम है मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन भी जम्मू चले गए। और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत पर जो विलय पत्र होना था, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। कितने अक्टूबर को? ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर डॉक्टर किसने किया? महाराजा हरि सिंह ने किया। अभी महाराजा हरि सिंह ने किया है, भारत सरकार ने नहीं किया है। इसका मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को कर दिया। और जब तक भारत सरकार उस पर हस्ताक्षर नहीं करती, तब तक वो विलय पत्र मान्य नहीं होगा। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसका मतलब जम्मू कश्मीर का भारत पर एक्चुअल विलय 27 अक्टूबर 1947 को हुआ। इसका मतलब जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका। तो अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया और भारतीय भूमि पर अगर कोई आक्रमण करेगा, तो उस मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। 27 अक्टूबर को भारत की सेना हवाई जहाज के माध्यम से श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया। उस समय फारूक अब्दुल्ला के जो पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, भारतीय सेना का काफी मदद किया। और 27 अक्टूबर 1947 से 31 दिसंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला। ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चला और 31 दिसंबर 1948 तक युद्ध चला। 1 नवंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध विराम की घोषणा किया गया कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, और जिस स्थान पर युद्ध विराम होगा उसी को हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल मान लें। तो वही आज भी भारत का पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो 1 नवंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, बाद में युद्ध विराम हुआ, उसी युद्ध विराम को जो जिस स्थान पर युद्ध विराम किया गया उसी को हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आप सभी लोग जानते हैं
कि भारत का जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आज भी है, जिसे हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, और 2/3 हिस्सा भारत के पास है। इसी कारण कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अभी अमित शाह भी कई बार बोले कि पंडित नेहरू की एक भूल ने जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है, क्योंकि उस समय की सेना भी यही चाह रही थी कि अगर 4-5 दिन और टल जाता, युद्ध विराम 4-5 दिन और टल जाता, तो भारत की सेना जब कश्मीर का पूरा हिस्सा अपने पास आ जाता। भारतीय सेना इतनी ताकत रखती थी कि कश्मीर का कंप्लीट हिस्सा भारत के पास आ सकता था। यही इतिहास कहता है कि पंडित नेहरू की भूल थी। यहीं पर इतिहास बोलता है कि पंडित नेहरू की भूल थी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो युद्ध विराम हुआ उसी को हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो 1 जनवरी 1949 को मान लिया गया, कन्फर्म हुआ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संयुक्त राष्ट्र आयोग बनाया, संयुक्त राष्ट्र आयोग बना। उस संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कहा कि पाकिस्तान की जो काबिलियाई सेना है और पाक समर्थित जो सेना है, उनको पाकिस्तान कश्मीर से वापस बुलाएगी। पहले तो कश्मीर से जो जहां युद्ध विराम हुआ है वहां से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान सरकार उसको वापस बुलाएगी, काबिलियाई को भी वापस बुलाए, और पाकिस्तान के सेना के भी लोग हैं उनको भी वापस जब पाकिस्तान बुला ले, इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी हो जाए, तब संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत को सूचना देगा, तो भारत सरकार भी वहां से अपनी सेना को वापस बुलाएगा। लेकिन पहले कौन सेना को वापस बुलाएगा? पाकिस्तान सरकार पहले अपनी सेना और काबिलियाई सेना को वापस बुलाएगी, और जब इस बात की पुख्ता जानकारी हो जाएगा, तब संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत सरकार को सूचित करेगा कि आप भी अपनी सेनाएं वापस बुला लीजिए। उसके बाद जब दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर से वापस हो जाएंगी, तब जाकर के जम्मू कश्मीर के लोगों का ओपिनियन मान जाना जाएगा, और जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात किया गया था। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनमत संग्रह की बात किया, लेकिन पहली कंडीशन जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान समर्थित सेना और काबिलियाई सेना दोनों को पाकिस्तान सरकार वापस बुलाए, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल युद्ध विराम हुआ वहां से वापस बुलाए। और जब इस बात की पुख्ता जानकारी हो जाए कहां पाकिस्तान ने सेना वापस बुला लिया, तब संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत सरकार को सूचित करेगा। अब भारत सरकार को जब संयुक्त राष्ट्र आयोग सूचना देगा, तो सूचना के आधार पर भारत सरकार भी अपनी सेनाएं वापस बुलाएगा। इसके बाद वहां जनमत संग्रह होगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ना तो पाकिस्तान ने सेना वहां से वापस बुलाया, तो भारत सरकार भी अपनी सेनाएं वापस नहीं बुलाएगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र आयोग जब सूचित करेगा तभी भारत सरकार अपनी सेनाएं वापस बुलाएगी, तभी जनमत संग्रह होगा। इसलिए आज तक जनमत संग्रह का कोई मुद्दा बनता ही नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शर्त है, उस शर्त के अनुसार यही व्यवस्था है कि जनमत संग्रह तभी होगा जब दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सेना को दोनों देशों की सेनाएं उस स्थान से वापस आ जाएं। इसका मतलब पाकिस्तान की सेना भी पाकिस्तान चली जाए, भारत की सेना भी वापस आ जाए, लेकिन पहले पाकिस्तान सेना को वापस जाना पड़ेगा, काबिलियाई को भी वापस जाना पड़ेगा। तब संयुक्त राष्ट्र आयोग के पास जब पुख्ता जानकारी हो गया, तब संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत सरकार को सूचित करेगा, और उसके सूचना के आधार पर भारत सरकार भी अपनी सेनाएं वापस बुलाएगा। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात किया गया है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंडित नेहरू का डिसीजन गलत नहीं था। उस समय की जो सिचुएशन थी
उस सिचुएशन में हमसे आपसे कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता, गलती होना स्वाभाविक था। अब या तो पंडित नेहरू की गलती बोलो या सिचुएशन को ध्यान में रख करके उनसे भूल हुई, जो भी हुआ, लेकिन जैसी परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुसार कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो डिसीजन ऐसा ही आता, क्योंकि पंडित नेहरू को संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपार विश्वास था। पंडित नेहरू को संयुक्त राष्ट्र संघ पर जबरदस्त विश्वास था कि जैसा संयुक्त राष्ट्र संघ चाहेगा वैसा ही होगा, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। अब आप लोग शायद समझ में आ गया होगा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों नहीं होगा। कोई लाख कोशिश कर ले कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं रखना है। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह तभी होगा जब युद्ध विराम रेखा, युद्ध विराम जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां से पहले पाकिस्तान काबिलियाई और पाकिस्तानी सेना को वापस बुलाएगा। और जब इस बात की पुख्ता जानकारी हो जाए कि हां पाकिस्तान सेना वापस चली गई, तो संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत सरकार को सूचित करेगा और उसके सूचना के आधार पर भारत सरकार भी अपनी सेना को वापस बुलाएगा। इसके बाद जब दोनों देशों की सेनाएं वहां से हट जाएंगी, उसके बाद जनमत संग्रह की बात किया गया है, ना कि सामान्य तरीके से जनमत संग्रह की बात किया गया। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी गलती मत करिएगा, न आधा अधूरा जानकारी के माध्यम से अपने नॉलेज को कमजोर मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, न पाकिस्तान ने सेना वापस बुलाया, न भारत ने सेना वापस बुलाया। जम्मू कश्मीर का 67% हिस्सा भारत के पास है और लगभग 33% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है, कन्फर्म हुआ। और हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वो अवैध तरीके से पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा कब्जा किया है, कन्फर्म हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत पर विलय हो चुका था। कन्फर्म हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर दोनों का हो गया, इसका मतलब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। कन्फर्म हुआ, ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो 1 जून 1949 से वही एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो चुका है, जम्मू कश्मीर का भारत पर विलय हो चुका है। 3 चीजों को छोड़ करके रक्षा, संचार और विदेश, 3 विषयों को छोड़ करके बाकी सारे मुद्दों पर अधिकार काम करने के लिए जम्मू कश्मीर को दिया गया था। कंफर्म हो गया, ये सारा चीजें चलता रहा। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब 1949, जून 1949, जून 1949 में, जून 1949 की बात है। शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल, शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच दिल्ली अंडरस्टैंडिंग हुआ। इसे हम लोग दिल्ली समझ कहते हैं। दिल्ली समझ, दिल्ली अंडरस्टैंडिंग, 3 लोगों के बीच दिल्ली समझ हुआ, जिसे आप लोग दिल्ली अंडरस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं। इसमें अब यह हुआ कि भाई जम्मू कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो फिर ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर का भी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का प्रावधान जब भारतीय संविधान में होगा, तो जब अधिकांश देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में था, तो फिर जम्मू कश्मीर से भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब सभी देशी रियासतों का, जिन देशी रियासतों का विलय भारत में हुआ,
वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे, ये आप लोगों ने पढ़ा। तो फिर अगर जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया तो फिर जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व भी तो संविधान सभा में होना चाहिए, ताकि उन्हें भी जम्मू कश्मीर के बारे में अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके। इसके लिए दिल्ली अंडरस्टैंडिंग हुआ जून 1949 में। ध्यान रखिएगा, बाकी संविधान बनकर तैयार हो रहा 26 नवंबर 1949 को। यह दिल्ली अंडरस्टैंडिंग किसके किसके बीच हुआ था? पंडित नेहरू, उमर शेख अब्दुल्ला और सरदार पटेल के बीच दिल्ली अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व देना था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। तो जम्मू कश्मीर से 4 लोग संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। संविधान सभा के सदस्य जम्मू कश्मीर से, ये आप लोग कहीं बढ़िया से लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर से 4 सदस्य संविधान सभा में शामिल किए गए। पहला नाम आता है शेख अब्दुल्ला। दूसरा नाम है मिर्जा अफजल बेग। तीसरा नाम है मसूदी। और चौथा नाम है मोतीराम बागड़ा। ये 4 लोग जम्मू कश्मीर से संविधान सभा में शामिल किए गए। इसको हम लोग दिल्ली अंडरस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं, जो जून 1949 को हुआ था। सरदार पटेल, पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ, सहमत बना, जिसे दिल्ली अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता, दिल्ली समझ के नाम से जाना जाता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य संविधान सभा में शामिल किए गए। वो चारों सदस्यों का नाम शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम बागड़ा, ये 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से संविधान सभा में शामिल किए गए। और संविधान सभा में आम सहमति बन गई। ये बना लिए होंगे, ये बना लीजिएगा। संविधान सभा में आम सहमति बन गई और आम सहमति के आधार पर जो फाइनल ड्राफ्ट बना, संविधान सभा में आम सहमति के बाद, संविधान सभा में आम सहमति के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट बना, अंतिम मसौदा, फाइनल ड्राफ्ट जो बना, उसके अनुसार अनुच्छेद 370 भाग 21 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। जम्मू कश्मीर से था। ध्यान रखिएगा, यह जो फाइनल ड्राफ्ट बना उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 भाग 21, जिसमें क्या लिखा है? संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन। लेकिन 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत एक और शब्द जोड़ दिया गया,
जिसका नाम है विशेष उपबंध। तो जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ वो अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के तहत किया गया। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के तहत किया गया। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के तहत जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया यहां तक। ये जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में फाइनल जो ड्राफ्ट बना, उस फाइनल ड्राफ्ट में अनुच्छेद 370 भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के तहत जम्मू कश्मीर का भारत पर विलय हुआ है। कंफर्म हो गया? बिल्कुल कंफर्म हो गया, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष रियायत दिया गया था, विशेष अधिकार था। वो अधिकार अन्य सामान्य राज्यों को नहीं प्राप्त था। अब वो क्या क्या था वो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 370 में क्या क्या प्रावधान है इसको जानना जरूरी है। फिर 370 कैसे हटा ये हम लोग तीसरे क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अनुच्छेद 370 में क्या क्या प्रोविजन है। इतना बना लिए सभी लोग, रचना, कृष्णा, ये आगे ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? यहां तक कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना आप लोगों को? यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ठीक ठाक? ठीक है। चलिए, अब आता है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 में 3 सब क्लाज है। 370 सब क्लाज 1, 370 सब क्लाज 2 और 370 सब क्लाज 3। अनुच्छेद 370 में 3 सब क्लाज हैं। 370 सब क्लाज 1, तो 370 में 3 सब क्लाज हैं। तीन सब क्लाज 370 सब क्लाज 1, 370 सब क्लाज 2 और 370 सब क्लाज 3। अब ये ध्यान दीजिए कि 370 सब क्लाज 1 में भी 4 सब क्लाज है। 370 सब क्लाज में 1 में 4 सब क्लाज है। 4 सब क्लाज है, ध्यान रखिएगा। 370 सब क्लाज 1 के अंतर्गत 4 सब क्लाज है। 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए, 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग को बताऊंगा कैसे 370 हट गया। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए कहता है कि अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238 जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 238 जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। कंफर्म हुआ? फिर अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी कहता है कि संसद का अधिकार जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने के संदर्भ में, संसद का अधिकार, संसद का अधिकार
संसद का अधिकार। संसद का अधिकार संसद जम्मू कश्मीर पर कहां कहां कानून बना सकती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रक्षा, विदेश और संचार को छोड़ करके यही तीन ऐसे विषय हैं जिस पर जम्मू कश्मीर पर संसद कानून बना सकती है। यानी संघ सूची और समवर्ती सूची पर, संघ सूची और समवर्ती सूची में जिनका संबंध तीन विषयों से है, कौन कौन? रक्षा, संचार और विदेश। रक्षा, संचार और विदेश, उन पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में संसद कानून बना सकती है। कन्फर्म हुआ? रक्षा, संचार और विदेश के संदर्भ में जम्मू कश्मीर पर संसद कानून बना सकती है। बाकी अन्य विषयों पर, जो इससे संबंधित अन्य विषयों पर जम्मू कश्मीर की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश से भारतीय संसद कानून बनाएगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य विषय होंगे उन विषयों पर जम्मू कश्मीर की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश से संसद कानून बनाएगी। तीन विषयों पर संसद कानून बना सकती है जो संघ और समवर्ती सूची से संबंधित होगा। कौन कौन? रक्षा, संचार और विदेश। इन तीन के अतिरिक्त अगर संसद कानून बनाती है तो जम्मू कश्मीर की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संसद कानून बना सकती है। बिल्कुल क्लियर हुआ? तो अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी क्या कहता है कि संसद का अधिकार कानून बनाने के संदर्भ में जम्मू कश्मीर पर कहां तक है? संसद कहां तक जम्मू कश्मीर पर कानून बना सकती है? संसद का निर्मित कानून जम्मू कश्मीर पर कहां कहां लागू होगा या कहां तक कानून बना सकती है, इसके बारे में अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी में उल्लेख किया गया है। लेकिन तीन विषय पर, रक्षा, संचार और विदेश, जो संघ और समवर्ती संसद कानून बनाएगी जम्मू कश्मीर, इसके अतिरिक्त संसद कानून तभी बनाएगी जब जम्मू कश्मीर की सहमति से राष्ट्रपति का ऐसा आदेश आए तो संसद कानून बना सकती है। बाकी संसद कानून नहीं बना सकती थी। यह 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी में कहा गया है। अब अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज सी कहता है, क्या कहता है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 केवल भारतीय संविधान के दो ही अनुच्छेद, केवल भारतीय संविधान के दो ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 के अतिरिक्त कोई भी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर पर केवल दो ही अनुच्छेद लागू होगा। कौन कौन? आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370। इसके अतिरिक्त कोई भी आर्टिकल, कोई भी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। पहले तो यह जानना है। तो कितने अनुच्छेद लागू होगा? अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। इसका मतलब दो ही अनुच्छेद, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर पर लागू करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश आएगा। किंतु राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी देगा जब जम्मू कश्मीर से ऐसा सहमत या परामर्श करना होगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार की सहमत लेना होगा या परामर्श करना होगा। इसका मतलब अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त कोई भी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर तभी लागू होगा
जब राष्ट्रपति का ऐसा आदेश आएगा। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश ऐसा तभी होगा जब जम्मू कश्मीर की सरकार या विधायक वहां ऐसा परामर्श करे या उससे सहमत लेकर के या परामर्श करके राष्ट्रपति के आदेश से अन्य अनुच्छेद लागू किया जा सकता है। और इसी अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज डी का उपयोग 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन गृह मंत्री या वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हटाने के लिए उपयोग किया गया था। कन्फर्म 370 एक अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त कोई अन्य अनुच्छेद अगर जम्मू कश्मीर पर लागू करना है तो राष्ट्रपति के आदेश से, लेकिन इसके लिए जम्मू कश्मीर से सहमत या परामर्श करके ही ऐसा अनुच्छेद लागू होगा। तो अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज डी क्या कहता है कि यदि कोई अनुच्छेद लागू होगा, यदि कोई अन्य अनुच्छेद, यदि कोई अन्य अनुच्छेद लागू करना होगा तो राष्ट्रपति के आदेश से, लेकिन इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर से परामर्श या सहमति पर सहमति के आधार पर, परामर्श या सहमति के आधार पर। फिर एक बार क्लियर कर लीजिएगा, अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 कहता है, सब क्लाज 1 में 4 सब क्लाज है। 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज 1 कहता है कि अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज बी कहता है कि संसद का अधिकार जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने के संदर्भ में कहां तक है? संघ और समवर्ती सूची में जो रक्षा, संचार और विदेश को छोड़कर के अन्य विषयों पर संसद का कानून तभी लागू होगा जब वहां की सरकार सहमति हो जाए और राष्ट्रपति के आदेश से। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान का कोई भी आर्टिकल लागू नहीं होगा। और 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज डी कहते हैं यदि कोई अन्य अनुच्छेद लागू करना होगा तो राष्ट्रपति के आदेश से, लेकिन इसके लिए जम्मू कश्मीर से परामर्श लेना होगा या सहमति के आधार पर। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? अनुच्छेद 370 सब क्लाज 1 सब क्लाज 2 कहता है, 370 सब क्लाज 1 370 सब क्लाज 2 कहता है, क्या कहता है सब क्लाज 2? कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा। जम्मू कश्मीर का संविधान होगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। दूसरा कहता है कि जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा। और तीसरा कहता है कि जम्मू कश्मीर का अपना प्रधान होगा। यही बीजेपी विरोध करता था हमेशा कि एक देश के अंदर दो विधान कैसे, एक देश के अंदर दो निशान कैसे, और एक देश के अंदर दो प्रधान कैसे। देश एक है लेकिन एक भारत का संविधान हो, एक जम्मू कश्मीर का संविधान हो। एक भारत का झंडा हो, दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा हो। एक भारत का प्रधानमंत्री हो, दूसरा जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री हो। तो एक देश के अंदर दो निशान, दो विधान, दो प्रधान कैसे हो सकते हैं? इसी चीज का विरोध जनसंघ के संस्थापक
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा विरोध किया गया और जम्मू कश्मीर यात्रा पर गए थे तो असंदिग्ध कारणों से उनकी मौत हो गई थी। इसका मतलब बीजेपी का यह पुराना मुद्दा था, कोई नया मुद्दा नहीं था कि एक देश के अंदर दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होने जाए। तो यह अनुच्छेद 370 सब क्लास 2 में यह लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा और जम्मू कश्मीर का अपना प्रधान होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यह अनुच्छेद 370 सब क्लास 2 कहता है, बहुत सरल है। अब अनुच्छेद 370 सब क्लास 3 क्या कहता है? 3 अनुच्छेद 370 सब क्लास 3 में प्रावधान है कि हटाया कैसे जाए, इसको हटाया कैसे जाए, हटाया जाए। इसको कैसे हटाया जा सकता है? 370 सब क्लास 3 में प्रावधान किया कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष प्रावधान किया गया है 370 के तहत, उसको कैसे हटाया जा सकता है? हटाने की क्या प्रक्रिया है? हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको अगर आप अंशतः हटाते हैं, अंश में, या आप इसको पूर्णतः हटाते हैं, या इसको कुछ पार्ट हटा देना चाहते हैं, या इसको कंप्लीट हटा देना चाहते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश आएगा। हटाने के लिए क्या आएगा? राष्ट्रपति का आदेश। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटेगा? जब हटाने के लिए राष्ट्रपति ऐसा आदेश देगा। और राष्ट्रपति का आदेश तभी आएगा जब जम्मू कश्मीर संविधान सभा, जब जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा ऐसा सिफारिश किया जाए, ऐसा सिफारिश किया जाए। 370 सब क्लास 3 में लिखा कैसे हटाया जाएगा। तो 370 सब क्लास 3 में हटाने की व्यवस्था की गई। हटाया जा सकता, अंश में भी हटाया जा सकता है, पूर्ण भी हटाया जा सकता है, लेकिन यह हटेगा कब? जब राष्ट्रपति का आदेश आएगा। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश कब आएगा? जब जम्मू कश्मीर संविधान सभा ऐसा सिफारिश करे। तो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से 370 हटाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 370 सब क्लास 3 में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि भारत सरकार ने एक अनुच्छेद 370 सब क्लास 1 सब क्लास डी और एक अनुच्छेद 370 सब क्लास 3 का उपयोग करके 5 अगस्त 2019 को 370 के सारे सब क्लाज हटा दिया। अभी अब आप लोगों को समझाएंगे आगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब चला जाए, आगे देखा जाए। यह कंफर्म हो गया जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना प्रधान होगा। यह 370 सब क्लास 2 में बताया गया है। सब क्लास 3 में बताया कैसे हटाया जाएगा। हटाना है तो अंशतः हटाना है, पार्ट में हटाना है, कुछ हिस्सों में, या कंप्लीट 370 का हटाना है। तो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश से। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी करेगा जब जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऐसा सिफारिश करे। जब जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऐसा सिफारिश करे तब हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया, यह है अनुच्छेद 370। मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आप लोग समझें
कि जम्मू कश्मीर ये अनुच्छेद 370 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 370 लागू हो गया। जैसे भारत का संविधान कंप्लीट लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 370 भी लागू हो गया। अनुच्छेद 370 भी लागू हो गया। अब जैसे अनुच्छेद 370 लागू हुआ तो अनुच्छेद 370 सब क्लाज 2 में क्या लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अपना प्रधान होगा और जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, यही लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1951 में, नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर का संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया। गठन किया गया, कंफर्म हुआ? बिल्कुल ठीक है। और अक्टूबर 1956 में, अक्टूबर 1956 में यह काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद 26 नवंबर 1956 को, 26 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान बनकर तैयार हो गया। ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1957 को जम्मू एंड कश्मीर का संविधान लागू किया गया। छब्बीस नवंबर 1950 को अनुच्छेद 370 लागू हो गया। लागू होने के साथ अनुच्छेद 370 सब क्लाज 2 का भी प्रोविजन लागू होगा, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, अपना झंडा होगा, अपना प्रधान होगा। तो 370 सब क्लाज 2 इंप्लीमेंट में आया। नवंबर 1951 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन, अक्टूबर 1956 तक ये पूरा हो गया कंप्लीट। 26 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। और जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने के साथ जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू होने के साथ संविधान सभा भंग कर दिया गया। यह ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 370 सब क्लाज 3 में लिखा है कि अनुच्छेद 370 हटेगा तभी जब राष्ट्रपति का आदेश आएगा। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश तभी होगा जब जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऐसा प्रस्ताव पारित करे।
तो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिजॉल्व इस बेस पर हो गया कि न कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रहेगी, न ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी, न राष्ट्रपति के आदेश से 370 हटेगा। इसका मतलब ये मान करके डिजॉल्व कर दिया गया कि कभी भी भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया जा सकता। इसको मान करके, ऐसी मनसा रख करके जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिजॉल्व कर दिया गया। यहां तक मुझे लगता है कहीं कोई आप लोगों को समस्या नहीं आई होगी, यह प्रोविजन हो गया। अब जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना तो जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां इन प्रेजेंट टाइम, 22 भाग है। अगर जम्मू कश्मीर का अपना संविधान बना तो मन में प्रश्न आता होगा कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां थी। ये आप लोगों के मन में एक जानकारी होने की इच्छा होगी। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में 158 अनुच्छेद, 158 अनुच्छेद, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 158 अनुच्छेद, 13 भाग एवं 7 अनुसूचियां थी। सात अनुसूचियां जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में कितने अनुच्छेद? 158 अनुच्छेद, 13 भाग और 7 अनुसूचियां थी। कंफर्म हो गया। जिस प्रकार भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और वर्तमान में 12 अनुसूची है, उसी प्रकार जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना तो जम्मू कश्मीर के संविधान में 158 अनुच्छेद, 13 भाग और 7 अनुसूचियां थी। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर के संविधान में कुछ अनुच्छेद जानना जरूरी है। जैसे सबसे जो पॉपुलर अनुच्छेद है जिसके कारण 370 हटने का भूमिका बना, वो है अनुच्छेद 92। जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 92 कहता है, यही अनुच्छेद 92 ही ऐसा बना जो जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने की भूमिका यही तय करता है। जम्मू कश्मीर संविधान का अनुच्छेद 92 कहता है कि यदि राज्य का शासन राज्य के संविधान के उपबंधों के अनुसार ना चलाया जा रहा हो, यदि राज्य का शासन जम्मू कश्मीर के संविधान के उपबंधों के अनुसार ना चलाया जा रहा हो, या जम्मू कश्मीर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो फिर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होगा। राज्यपाल शासन लागू होगा। कंफर्म हुआ। यदि जम्मू कश्मीर का सरकार या जम्मू कश्मीर का शासन एवं प्रशासन जम्मू कश्मीर के संविधान के उपबंधों के अनुसार ना चलाया जा रहा हो, जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 92 कहता है, यदि जम्मू कश्मीर का शासन या जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के संविधान के उपबंधों के अनुसार
शासन या प्रशासन का संचालन किया जाना संभव न हो या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होगा। लेकिन यह राज्यपाल शासन मैक्सिमम 6 माह तक लागू होगा। 6 माह तक लागू होगा, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल शासन की मैक्सिमम अवधि 6 महीना ही है। अब प्रश्न उठता है कि 6 महीने के अंदर अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुआ तो फिर जम्मू कश्मीर में कैसे होगा? तो 1964 में राष्ट्रपति के आदेश से 1964 में राष्ट्रपति के आदेश से संशोधन किया गया। ध्यान रखिएगा, यह काम 1964 में ही हो गया। संशोधन किया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा। जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा, ध्यान रखिएगा। ये 1964 के जो राष्ट्रपति के आदेश के तहत संशोधन करके ये कहा गया कि अगले 6 महीने तक गवर्नर रूल, उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, प्रेसिडेंशियल रूल लागू होगा। 6 महीने वहां का गवर्नर रूल रहेगा और 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। यह 1964 में राष्ट्रपति के आदेश से संशोधन किया गया। इसका मतलब है कि पंडित नेहरू ने ही भूमिका तय कर लिया था, क्योंकि अगर 64 में राष्ट्रपति के आदेश से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 लागू करने का संशोधन ना किया गया होता तो शायद अभी जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 के जो बहुत सारे प्रावधान हटाए गए 5 अगस्त 2019 को, उसका जो मास्टरमाइंड है वो अनुच्छेद 356 है। अगर अनुच्छेद 356 को लागू करने की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं होता तो शायद 370 को हटाना मुश्किल हो जाता। यही अनुच्छेद 370 के सारे सब क्लॉज को हटाने का मास्टर माइंड कहा जाता है। यही अनुच्छेद 356 ही मास्टर माइंड के रूप में काम किया। कैसे, यह हम लोग कल देखेंगे। बिल्कुल क्लियर हुआ? 356 370 को हटाने का मास्टरमाइंड है। यह कैसे मास्टरमाइंड के रूप में काम किया, यह हम लोग कल क्लास में देखेंगे। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मुझे लगता है खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ताकि कल से क्लास समझ में आए। आज इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। हम लोग आगे कल पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।